हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एज यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कई स्टूडेंट जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस टाइप के चार्ट यूज करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल। तो आज हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको एक चार्ट, चाहे तो हिस्ट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी में थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि जो आज के टाइम में करंट में जो न्यूज है, जो जो प्लेसेज हैं, उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो समझने वाली चीज है उसके हिसाब से हम समझेंगे और जो चीजें हम ट्रिक से याद कर सकते हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूरा का पूरा 395 आर्टिकल यहाँ तक हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन से देश से हमने कौन सी चीजें खरीदी इन द सेंस की बोरो की थी। हमने 60+ कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा था, उसी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था। तो जैसे देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जैसे बताते हैं कि एज इट इज यहाँ से उठाया गया है, लेकिन इससे जो चीजें ली गई हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, तो फेडरल स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से ली गई थी। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी 1935 से लिया गया था। और जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजन, ध्यान रहे इमरजेंसी के प्रोविजन 1935 के एक्ट से हैं, लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो आपके जर्मनी से लिए गए थे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी डिटेल है वो 1935 के एक्ट। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे सबसे पहले फेडरल स्कीम, तो डिवीजन ऑफ पावर हमें किसने सिखाया, जो ब्रिटिशर्स आए थे, क्योंकि उन्होंने ये एक्ट बनाया था, तो वहीं से हमने ये चीज सीखी थी। इसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, जैसे वो गवर्नर जनरल या फिर हम कहें वाइसराय इस टाइप की पोस्ट रखते थे, तो ये भी हमने वहीं से देखा है। इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जरा भी वो मत करें, क्योंकि 1935 दोनों अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑप्शन में दोनों आपको मिलेंगे। तो जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, रूल ऑफ लॉ की रूल जो लॉ से हम काम करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कि किस विभाग में हम किस किस टाइप के जितने भी मिनिस्ट्रियल फॉर्म है वो हम यहीं से देखेंगे। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन हमने ब्रिटिशर्स से ली थी। कैबिनेट सिस्टम और प्रोरोगेटिव रिट्स, जो हमारी रिट्स है आर्टिकल 32 और 226, 5 टाइप की रिट्स हैं, जिसमें जो हमारा 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और 226 हाई कोर्ट। देन हमारा प्राइम जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म, तो ये हमने जो ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से लिया था। अब हम देखें यूएस से हमने क्या क्या लिया था। देखें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली थी। फंडामेंटल राइट्स FR, जिसको हम क्या कहते हैं, एक टाइप से जो वहां का बिल ऑफ राइट्स था वहां से हमने लिया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, तो हमारे जो जुडिशियरी को सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल 50 में, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे इंडिपेंडेंस यहीं से। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 के अंडर में आता है, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है, आई थिंक आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग, वो हमने यहीं से लिया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली। देन नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करें तो प्रियम्बल, इसको ना तो आर्टिकल जो हमारा एक्ट है 1935 का उससे कंफ्यूज करना है, ना ही ब्रिटिश से, ये यूएस से हमने लिया था। देन प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्मेड फोर्सेज, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। देन आयरलैंड से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली हैं, जैसे डीपीएसपी की स्टेट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है और उसके इलेक्शन का प्रोसीजर, ये आपको ध्यान रखना है। देन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो आज के टाइम में भी हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, और हम अगर कहें तो पावर जो सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट है, चाहे तो यूनियन लिस्ट की बात करें या फिर कंकरेंट लिस्ट में जो पावर है ज्यादा वो यूनियन के पास ही होती है। इसके अलावा रेजिड्यूरी पावर जो हमने अभी बात की वो भी हमने वहीं से ली थी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, तो गवर्नर की जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की यूएस से और गवर्नर की कनाडा से, लेकिन जो हमारा पहले हमने बात की थी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर इन 1935 के एक्ट से है,
लेकिन अपॉइंटमेंट गवर्नर की कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 123। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम बात करें तो इसमें हमने जॉइंट वाली चीजें ली है। देखिए कंकरेंट लिस्ट कि दो चीजों को हम जोड़ दे, कंकरेंट दूसरी सेंस से हम समझ रहे हैं। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड से भी लोगों के आपस में कनेक्शन जुड़ेंगे। उसके बाद कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सीटिंग टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो हमने दो वाली चीजें जो ज्वाइंट में है, जैसे कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट भी ओवरराइड कर सकता है कई सेंस में और मोस्टली में सेंटर करता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, ये हमने सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है। देन अगर रशिया की बात करें, रशिया न्यूज में था तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रीएम्बल में मेंशन की गई है वो सारी की सारी चीजें हमने सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हम करेंगे, वो सारा यूएसए ने यूएसएसआर या फिर रशिया हम कह सकते हैं। अब हम बात करें फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था? रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल, तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब इन द सेंस कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देते हैं कि आर्टिकल जो 1935 का एक्ट से वहां से क्या लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस हिसाब से करेंगे, कौन सी मेजोरिटी से हम इसको अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो जो ज्वाइंट सीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था, और राज्यसभा का जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स है वो राज्यसभा का हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अगर हम पहले देखें राज्यसभा का हमने कहां से लिया था? आयरलैंड हम कह सकते हैं, वहां से हमने देखा था। देन लास्ट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब इसी के साथ जो उस टाइम में कमेटी थी, थोड़ा सा आपको और जूम करता हूं एक बार, देखो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी जो नेगोशिएशन के लिए थी, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविंस की जो कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। लेकिन स्टेट नेगोशिएशन ये मत समझना कि उन्होंने जूनागढ़ और उस जगह वो करवाया था, तो इनके पास थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट इन्होंने किया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, और जेपी कृपलानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कमेटी थी, उसमें जो सब कमेटीज हैं उसमें फंडामेंटल राइट के लिए जेबी कृपलानी और माइनॉरिटीज के लिए ये अच्छी मुखर्जी, और अच्छी मुखर्जी उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी थे, जो हमारी कमेटी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मोस्टली यही उसको ऐड करते थे। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी, स्टेयरिंग हम याद रख सकते कि वो आगे सीट पे बैठे रहते थे। तो नेशनल फ्लैग और एचओसी कमेटी, ये सारी इन्होंने वो करी थी। अब हम शुरू करेंगे जो मेन पार्ट है, दैट इज प्रीएम्बल से लेके 395 आर्टिकल तक जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर है, स्टेट का कोई भी एज सच रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट किसी को भी बाइंड नहीं करेगा कि आप वो हमारा रिलीजन देखो या फिर वो आप मत फॉलो करो, तो ये आप लोगों पे डिपेंड है। देन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपका एग्जाम में गलती करवा देती है। तो जस्टिस हम कैसे याद रखेंगे? जस्टिस ऑफ एससीपी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किसके लिए? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट अमोंग ऑल। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity of the integrity of the nation in our constitution assembly। ऐसे ही हम प्रीएम्बल को देखते हैं तो सबसे पहले जो बात लिखी हुई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, फॉर वन है, और सोशलिस्ट सेकुलर है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन किसी भी जो सिटीजन है उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस रिलीजन को फॉलो कीजिए और इसको मत फॉलो। तो सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस ऑफ SEP, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity किसकी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly the 26th day of November 1949, तो इस डे हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करेंगे तो हमारा 26 जनवरी 1950। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, अडॉप्ट इनेक्ट 1949 26 नवंबर, लेकिन हमने 2 महीने का वेट किया था। अब जो पार्ट 1 है, पार्ट वाइज हम देखेंगे। पार्ट 1 का क्या नाम है? पार्ट 1 का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन क्या है, उसकी टेरिटरी क्या क्या है, और आर्टिकल फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में कौन कितने आर्टिकल हैं? 1 to 4। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत, दैट इज इंडिया। नंबर सेकंड, आर्टिकल एडमिशन ऑफ, या फिर एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि हम कोई भी न्यू स्टेट बनाएंगे उसका जिक्र है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे हरियाणा 1966 में बना था, तो वहां पे आर्टिकल 3 के अंडर में उसको स्टैब्लिश किया गया था कि ऑलरेडी जो हमारे स्टेट हैं उनको ही हम जो एरिया है वो रीड्रॉ कर रहे हैं। देन आर्टिकल 4 में क्या बात है? इसमें बात है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, कि जो 2 और 3 में जो चेंजेस होंगे उसका जो प्रोविजन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका अगर हम कंप्लीट देखें तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर, ये कौन से आर्टिकल में बात की गई? आर्टिकल 4 में। देन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। इसमें कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को जो सिटीजन थे उसके बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6, दैट इज राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो आए हैं उनका जिक्र आर्टिकल 6 में, लेकिन जो पाकिस्तान गए हैं तो वो आर्टिकल 7 में जाएंगे। आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, तो POI, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, PIO, वो आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 में क्या बात है? पर्सन वॉल्यूंटरली एक्वायरिंग ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, जैसे आपने किसी दूसरे स्टेट, जो हमारे स्टेट अगर हम सेंस की बात करें, नेशन की आपने सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जो है इसमें अलग अलग प्रोविजन है कि अगर आपने फर्जीवाड़ा किया है तो आपकी जा सकती है जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो। देन आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई सिटीजन कनाडा में जा रहा है तो बाद में वो यहाँ पे अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बाद में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 10 में आएंगे। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, कि पार्लियामेंट को ही राइट है। तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? 11 में। और दूसरी सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता कि आर्टिकल 5 to 10 के बारे में जो रूल बनेंगे वो कौन से आर्टिकल के अंडर बनेंगे? आर्टिकल 11। अब हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे 12 और 13। तो 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि स्टेट क्या है। स्टेट यहां पे नेशन की बात की गई है। आर्टिकल 13 यहां पे जुडिशियल रिव्यू की हम बात करेंगे, तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस बनने के, नेक्स्ट पार्ट राइट टू इक्वालिटी,
तो इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 14 to 18। इसमें जो आर्टिकल है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कोई भी नागरिक सब लॉ के आगे इक्वल है, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 15 कि आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 16 दैट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें बेसिकली रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट, ये 5 वर्ड इसमें ऐड होंगे। 4 के 4 हमारे आर्टिकल 15 वाले और एक डिसेंट। लेकिन इसमें स्टेट एग्जेम्प्ट कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, या फिर सर्टेन बेनिफिट अलग से दे सकता है। किसको? SC, ST और वोमेन को। या फिर आर्टिकल 16 के अंडर में जो स्टेट के डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं उनको भी। आर्टिकल 17 की अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिट इन द स्टेट। आर्टिकल 18 की abolition of titles except military and educational। अब नेक्स्ट पार्ट राइट टू फ्रीडम, इसमें 19 से 22 तक आएंगे। 19 में क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें 6 टाइप के हैं। राइट टू स्पीच में रिजाइड, प्रोफेशन, असेंबल, पीसफुली असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड प्रिजाइड। आर्टिकल 20 इसमें बेसिकली बात की गई है। और जो आर्टिकल 19 है, फंडामेंटल राइट्स अगर सस्पेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा हो जाता है। इनका जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड होता है, ये ऑटोमेटिकली बाद में जैसे ही इमरजेंसी हटी तो फिर से हमारे शुरू हो गई। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। 21 में जो सबसे बड़ा आर्टिकल है जिससे यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछेगी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें फर्दर 35 टाइप के राइट्स हैं, जैसे राइट टू स्लीप या फिर राइट टू प्राइवेसी, और बहुत सारे आप पढ़ सकते हो। 21A जो कि 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 22 जो आर्टिकल हमारा 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर 20 में बात करें तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज में हम इसको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आर्टिकल 22 अरेस्ट से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 4, इसमें एक ट्रिक है ट्रैफिक में बच्चे, तो 23 दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो बिलो 14 कहीं भी काम नहीं कर सकते, और अबो 14 कुछ एक एंटरटेनमेंट या फिर कुछ छोटे मोटे घर के काम में हाथ बटा सकते हैं। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 से लेके 28 आर्टिकल इसमें आते हैं। 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन की फ्रीडम है हर एक कैंडिडेट को। 26 है रिलीजियस अफेयर, जितने भी रिलीजियस अफेयर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 27 फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेज, टैक्सेज पे नहीं करेंगे, टैक्सेज नहीं लगा सकता स्टेट, लेकिन फीस यहाँ पे ले सकता है। 28 की अगर हम बात करें तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 28 के अंडर में आप दे सकते हो। 29 और 30 ये एक साथ आएंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्पेशल अगर पूछे कि माइनॉरिटीज के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, जो 30। अब नेक्स्ट है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज 31A से C तक। बेसिकली जो आर्टिकल था हमारा डिलीट किया गया था 44th अमेंडमेंट से। तो 31A सेविंग ऑफ लॉज रिगार्डिंग या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट। बेसिकली इसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, अब इसको डिलीट कर दिया, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। 32 में अगर हम देखें तो रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट, कि इसके अंडर में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और 5 टाइप की रिट्स इसमें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट 226। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म्ड बाय द पार्ट, कि पार्लियामेंट इसको मॉडिफाई कर सकता है किसके केस में, फोर्सेज, पुलिस, आर्मी और मिलिट्री। 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स ऑफ कन्फर्म्ड इन दिस पार्ट, मार्शल लॉ के टाइम में आपके सारे लॉ सस्पेंड किए जा सकते हैं। 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑन दिस प्रोविजन, तो जो आर्टिकल
किसी भी पार्ट के एंड में है तो उसमें आप गैस लगा सकते हो कि मोस्ट प्रोविजन वहां के उसी आर्टिकल में। देन आता डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में है और 36 से लेके 51। अगर 36 की हम बात करें तो इसमें डेफिनेशन है 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। इसमें आपसे यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारे फेमस आर्टिकल है वहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी हम देखते हैं। 38 स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो डीपीएसपी है, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, एक स्टेट की ड्यूटी होती है। 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39 आपसे पूछ सकता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39 ए मोस्ट इंपोर्टेंट। 40 में ये भी आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो 40 के अंडर में ही हम विलेज पंचायत जो कि 73rd और 74 अमेंडमेंट हुआ था। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इसमें बेसिकली डीपीएसपी में आपसे पूछेगा जो 3 टाइप की हमारी फिलोसॉफी है या फिर 3 टाइप की डीपीएसपी, एक तो गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिज्म। तो गांधीयन में जो आएंगे वो भी हम देखेंगे। 41 तक हमने कर लिया। 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये आ सकता है। 43 लिविंग वेज। 43A वर्कर मैनेजमेंट, ये बाद में ऐड किया गया, जितने भी ए और बी लगे हुए हैं। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आ सकता है 43B के अकॉर्डिंग। और 44 जो कि हर बार पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। 45 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड, जैसे हमने बात की थी 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 21A ऐड किया गया था, तो डीपीएसपी कौन सी ऐड की गई थी? 45। अगर 46 आर्टिकल की हम बात करें प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, तो 46 में आएगा। और 47 आर्टिकल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये 47 में बात की गई थी। 48 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट और डीपीएस में 48। 48A अलग से ऐड किया गया था इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आएगा और यहाँ पे डीपीएसपी भी है। 49 आर्टिकल दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है, एक डीपीएसपी है। और ओनली फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, कि उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब नहीं है। आर्टिकल 15 दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो इसकी ट्रिक है जेई, तो इनको सेपरेट किया था। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत बार ये पूछा गया कि 51A क्या है, नहीं 51, तो यहाँ पे 51 है डीपीएसपी और 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से शुरू होती है? पार्ट 4A ऐड किया गया था। कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है। फंडामेंटल ड्यूटीज है जो 51A आर्टिकल में है और पार्ट 4, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो सबसे पहला कौन सा है? नेशनल फ्लैग और एंथम, इनकी रेस्पेक्ट करनी है। बी नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इनको हमें रेस्पेक्ट देनी है। सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, जैसे आप याद रख सकते हैं कि जो यूक्रेन का वार था तो सिटीजन जा रहे थे, तो ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ई टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज इन अवर कॉम्पोजिट कल्चर, हेरिटेज को भी और मोन्यूमेंट हमारा डीपीएसपी। जी दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, तो एग्रीकल्चर 48 में आया था, तो ये यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। एच टू डेवलप एंड साइंटिफिक टेम्पर, इनकी रेस्पेक्ट करनी ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो रिफॉर्म को एलिमिनेट नहीं करना, रिफॉर्म की बात यहाँ पे की गई है। आई में लिखा हुआ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। जे दैट इज टू स्ट्रीव towards excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। और जो लास्ट वाला है इसको बाद में ऐड किया गया था, पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में अब 11 है, तो
who is a parent or guardian to provide opportunity for educational to his child, as the case may be ward between the age of 6 and 14 year। तो आर्टिकल जो 21A था, जिसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था, तो इसको हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया था। एक पेरेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है और एक चाइल्ड का फंडामेंटल राइट, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर चाइल्ड के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो फंडामेंटल राइट, और पेरेंट के अगर कंसर्न में पूछे तो फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट पार्ट दैट इज यूनियन। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे जो आपके पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में लेके जाता है। तो अब हम देखें यूनियन हमारा कौन से पार्ट में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो वो हमारा पार्ट 5th में, और इसमें कितने आर्टिकल हैं 52 से लेके 151। तो चैप्टर का नाम क्या है, द एग्जीक्यूटिव। इसमें किस किस की बात की गई है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 52 से लेके 73। 52 में बात की गई है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का पहला सिटीजन कहलाएगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और 55 में मैनर या फिर प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और 56 में अगर हम देखें तो टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कितना टर्म्स होता है उसका या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया जो चलता है तो पीएम के कंटेक्स्ट में भी आपको बताना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। 56 हमने देख लिया ऑफिस एंड टर्म। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होंगी, तो आई थिंक ये आपने लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ा होगा। 59 कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में वो ओथ लेगा, ओथ कौन दिलाएगा उसको, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी होते हैं अगर वो गलत होते हैं तो सिलेक्शन जोन से बाहर होते हैं आप लोग। 62 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ, नहीं 61 है इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट। 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअलिटी वैकेंसी। 63 तो 52 से लेके 62 तक हमारा प्रेसिडेंट चला है। जैसे ही प्रेसिडेंट के आर्टिकल खत्म होंगे वाइस प्रेसिडेंट के शुरू हो जाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 63 में बात की गई है। और 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर हमारा प्रेसिडेंट नहीं है किसी भी कारणवश तो वाइस प्रेसिडेंट उस ऑफिस को संभाल सकता है। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और हमने 54 में देखा था जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट था, लेकिन 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसी तरह 66 55 में 11 ऐड करेंगे तो इलेक्शन ऑफ इसके आएंगे। और 67 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितना टर्म हो सकता है। 68 ऑफिस ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके जो ऑफिस है उसको अगर वैकेंट हो तो किस तरह से फिल करेंगे, ये 68 में बात की गई है। 69 ओथ लेगा, इसमें प्रेसिडेंट ओथ में कौन से आर्टिकल में ली थी, 60 में, तो ये लेगा 69। 70 आर्टिकल दैट इज डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। 71 मैटर्स रिलेटिंग टू कंडक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो दोनों के जो मेथड है वो यहाँ पे बात की गई थी। 72 दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, अगर किसी को भी क्षमादान करना है, किसी की सजा को कम करना है, माफ करना है, तो 72 में बात की गई थी। 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, और एग्जीक्यूटिव हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, और स्टेट के कंटेक्स्ट में गवर्नर। अब आर्टिकल 74 टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें जो फर्स्ट अमंग इक्वल दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और उसी की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करता है। और 75 में अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर, तो ये बेसिकली इसमें जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। देन 76 आर्टिकल दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे हम क्या कहेंगे, सरकार का वकील, ठीक है, नॉट सरकारी वकील। ये जो हमारी आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग
प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट में, तो किसके थ्रू? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस 77 और 78। तो इसमें 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आपको बस थोड़ा थोड़ा इनका आसपास से याद रखना कि उसी के आसपास थे, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछ जाते। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में दैट इज राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। और 81 दैट इज हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। आर्टिकल 83 दैट इज ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ये बेसिकली इतना आपसे नहीं पूछेगा। 84 क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो एज वगैरह आपकी 25, 30, 35 ये सारे आपको पता होंगे। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो 85 आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट का जो मैक्सिमम गैप होता है वो 6 मंथ। 86 दैट इज राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेज। तो प्रेसिडेंट का जो राइट है वो 86 में है, और स्पेशल एड्रेस ये 87 के अकॉर्डिंग है। 88 में है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउसेज। अदर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में बात की गई है। 90 में वैकेशन एंड रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। 91 दैट इज पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। 92 चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, कि अपने फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में नहीं कर सकते, अगर उनको हटाया जा रहा है तो। अदरवाइज उनका जो क्राइटेरिया है वो रहता है लास्ट में, कि लास्ट में आप वोट कर सकते हो। 95 दैट इज हमने कर लिया 95 ड्यूटी पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड अदर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द। 96 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइज ए रिजोल्यूशन, ये हमने कर लिया। 96 था ये। 97 सैलरी कितनी है ये इसमें बात की गई है। सैलरी अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 98 दैट इज सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। 99 ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर्स। तो ओथ किसके अकॉर्डिंग? 99 के अकॉर्डिंग। इन जो मेंबर्स है बाद में हमने डिस्कस किया था, जो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इनकी। 100 में वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नाउ विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। तो कोरम कितना होता है हमारा? जनरली 1/10 का। डिस्क्वालिफिकेशन ये 101 से लेके 104। जो 101 है तो यहाँ पे वैकेशन ऑफ सीट्स। और 102 में हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो डिस्क्वालिफिकेशन बहुत सारे ग्राउंड होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 2 मंथ का अगर मैक्सिमम अगर एब्सेंट रहता तो भी डिस्क्वालीफाई के लिए वो एलिजिबल है। 103 दैट इज डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। तो डिसीजन 103 के अकॉर्डिंग। और 104 में पेनल्टी, जो आर्टिकल 99 में हमने बात की थी तो उसके अकॉर्डिंग। पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज टू पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। तो इसमें बेसिकली 105 में इनकी पावर की बात की गई है और 106 में सैलरी की बात की गई है। 107 दैट इज पावर एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। तो अगर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पूछे तो 107 है। और जॉइंट सीटिंग आपको पता है, जॉइंट सीटिंग बोथ हाउसेज 108 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉइंट सीटिंग के लिए जो प्रोविजन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और जॉइंट सीटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है। और एक बिल और है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 109 दैट इज स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल। और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110। और इससे अगला आर्टिकल 101 दैट इज एसेंट टू द बिल। तो ये भी आपको याद रखना है। 112 बजट कह सकते हैं, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। और अप्रोप्रिएशन बिल कौन से में है? आर्टिकल 114 में। 115 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। तो एक्सेस ग्रांट 115 के अकॉर्डिंग। और वोट्स ऑन अकाउंट दैट इज 116। 117 में बात करेंगे स्पेशल प्रोविजन फाइनेंस बिल को रिगार्डिंग। अब आप बात करें तो
जो आर्टिकल 118 है इसमें रूल ऑफ प्रोसीजर की बात की गई है। 119 में रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। बेसिकली ये हम जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको स्ट्रेस दिलाऊंगा। 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं होम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो लैंग्वेज कौन सी यूज होगी पार्लियामेंट में उसमें बात की गई है 120 में। 121 में रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो 1 to 1, कि आप 1 to 1 नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। 122 ये सिर्फ एक ट्रिक थी। 122 में कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, की कोर्ट जहां पे इंक्वायर नहीं कर सकता, ये बात की गई है 122 में। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो ऑर्डिनेंस है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और हमने एक बात की थी 1 to 3 की जगह वो आर्टिकल 143 उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एड एंड एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द यूनियन जुडिशरी। तो इससे आपके क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेज हैं कि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे, बाकी हम देखते हैं जल्दी जल्दी। 124 में बात की गई है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 124A में बात की गई है। और इस कमीशन का क्या फंक्शन होगा, ये 124B में बात की गई है। 124 दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, ये सी में बात की गई 124C। 125 दैट इज सैलरी ऑफ जजेस, तो ये इसी में बात की गई है 125 में। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, एक्टिंग चीफ जस्टिस हम कह सकते हैं, दैट इज टेम्पोररी इन नेचर। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के। 128 दैट इज अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 दैट इज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमारा वो सुप्रीम कोर्ट का 131 के अकॉर्डिंग है। 132 अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से जो अपील आएगी 132। 133 सिविल मैटर के लिए है तो 133, और सर्टेन अगर के और केसेज है तो 132। 134 दैट इज क्रिमिनल के लिए है तो 134 में। और 134A दैट इज सर्टिफिकेट फॉर अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सर्टिफिकेट यहां से हमारा। देन 135 जुडिशियल एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू द एक्सक्यूजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना। 136 दैट इज स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 रिव्यू ऑफ द जजमेंट। 138 एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 139 दैट इज कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स। तो जो रिट्स की बात थी वो हमारा 32 में आई थी, और अब यहाँ पे आई रही कि 139 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू पावर इश्यू सर्टेन रिट्स। 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेज। 140 दैट इज एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 141 दैट इज लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग कहाँ रहेगा 141 में। 142 दैट इज एनफोर्समेंस ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी। और 143 जिसका हमने 123 गलती से स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, किसके थ्रू, अटॉर्नी जनरल। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, इसको कैसे याद रखेंगे, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट। 146 दैट इज ऑफिसर एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 147 दैट इज इंटरप्रिटेशन। बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 80 तक सबसे ज्यादा बनेंगे, उसके बाद हम जिस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है उस पे हम आपको बता देंगे। दैट कैग किस में है 148 में। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग ये 149। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स ये 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट, तो आज के दिन कैग सब की जो ऑडिट कर सकता है, PRI की अगर प्रेसिडेंट कहे तो, क्या प्राइवेट की भी कर सकता है, यस। 151 ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टेट्स। देन कम्स टू स्टेट्स। स्टेट्स आता है हमारा 6th पार्ट में।
152 आर्टिकल ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशन रखता है कि स्टेट क्या है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इस टाइप से, और स्टेट कैन बी डिस्ट्रक्टिबल इन द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। अब हम बात करें चैप्टर जो हमारा सेकंड है स्टेट के अंदर, इसमें 153 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है उसी पे वर्क करता है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसी में होंगी, एग्जीक्यूटिव हेड हमारा गवर्नर ही रहता है। 155 अपॉइंटमेंट 155 के अकॉर्डिंग होती है, और गवर्नर के बारे में 153 में बताया गया है। 156 दैट इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो कोई भी फिक्स इसका टर्म नहीं होता, कभी भी प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। 157 दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, तो 35 ईयर एज, और बाकी आप जानते हैं। 158 दैट इज कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। 159 ये ओथ लेगा, और 160 दैट इज डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज। 161 दैट इज पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से आर्टिकल में थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 162 दैट इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163, और अगर वहां हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 आर्टिकल। इसमें फर्स्ट अमंग इक्वल कौन होगा, सीएम, वहां पे पीएम था। 164 अदर प्रोविजन थे कि कौन कौन से मिनिस्टर हो सकते हैं। देन 165 एडवोकेट जनरल, वहां पे क्या था, अटॉर्नी जनरल। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस 166 दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। 167 में हम बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, और इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, और गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो सीएम की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा। इसमें जो चैप्टर 3 है द स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर कितने जो परसेंट पे वो है, मिनिस्टर 15%। वैसे हम बात करें तो नंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट वाइज वेरी करता है, लेकिन जो मिनिमम दिया हुआ है कितने होने चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 168 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। 169 एबोलिशन भी कर सकते हैं। 170 में दिया हुआ कंपोजिशन, कि जो हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे इतने जो हमारे एमएलए हैं तो वो इसी में आते हैं। 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारा राज्यसभा अपर हाउस है तो इसी तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपके गवर्नर के हिसाब से रहता है, बाकी अगर हम जो जनरली बोलते हैं 5 ईयर, लेकिन ये पहले भी डिजोल्व हो सकता है। 173 अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उस टाइप से जैसे हम पीएम के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। 173 दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो 25 ईयर एज। 174 दैट इज सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। 175 दैट इज राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेज, और बोथ हमारे सिर्फ 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर काउंसिल है, जो आप जानते हैं 6 स्टेट, हरियाणा पंजाब यहाँ पे नहीं है। 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, और 177 दैट इज राइट ऑफ मिनिस्टर टू एंड एडवोकेट जनरल इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउसेज। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ से क्वेश्चन सबसे कम आपसे पूछे जाएंगे। मेन आपका स्टेट में सीएम के कंटेक्स्ट में गवर्नर, और वहाँ पे पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और स्पीकर। अटॉर्नी जनरल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। अब हम बात करें 178 दैट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 179 दैट इज कोई भी अगर सीट वैकेंट है या फिर रेजिग्नेशन है तो किस हिसाब से उसको हटाएंगे या फिर किसको हम नया अपॉइंट कर सकते हैं। 180 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। 181 दैट इज स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल। जैसे हमने वहां पे बात की थी, जो लोकसभा का स्पीकर था वो भी अपने अगर उसी को हटाने के लिए रेजोल्यूशन आए तो वो वोट नहीं कर सकता। शुरू में कर सकता लेकिन लास्ट में नहीं कर सकता। 182 द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 183 दैट इज वैकेंसी, हम जो वैकेशन है। और यहाँ पे 184 पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन टू परफॉर्म ड्यूटीज। 185 दैट इज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड, वही है। 186 सैलरीज, ये आपकी इनकी यहाँ पे बात हुई है।
एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की। देन 187 दैट इज सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इनको आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ये इनसे ना तो क्वेश्चन आएंगे और ना आपको ज्यादा इन पे दिमाग खर्च करना। अब आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस से भी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन अगर कोई न्यूज करंट में है तो उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 188 आर्टिकल ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर। 189 वोटिंग इन द हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। और कोरम जनरली आपको याद रखना, इंडिया में अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो 1/10 आप ऑप्ट कर सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन 190 वैकेशन, जो सीट वैकेंट कब होगी, अगर 6 महीने कोई भी मेंबर एब्सेंट रहता है, और स्टेट के कंटेक्स्ट में 2 महीने भी कई जगह होता है। 191 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। आई थिंक जो 190 में बात है वो 2 मंथ की है, वैकेंट सीट के लिए 6 मंथ का ज़्यादातर हमारे अगर इलेक्शन से रिलेटेड होता है वो। 191 डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई भी कई ग्राउंड पे होते हैं वो आप जानते हैं। 192 डिसीजन ऑन क्वेश्चनिंग एज टू डिस्क्वालिफिकेशन, आप क्वेश्चन कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन में। 193 पेनल्टी फॉर सीटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और वेहन नॉट क्वालिफाइड और वेहन डिस्क्वालिफाइड। देन नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज टू स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनको बहुत सारी अलग से मिलती हैं, पेंशन वगैरह भी। तो 194 के अकॉर्डिंग इनकी पावर आती है और 195 के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी और अलाउंसेज। अब हम अगर देखें 196 ये जो चैप्टर है पार्ट है, इसमें 196 से लेके 201 ये आपका लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है। 196 प्रोविजन टू इंट्रोड्यूस पासिंग ऑफ बिल्स। जैसे हम जानते हैं कि मनी बिल और फाइनेंस बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका आइदर हाउस राज्यसभा और लोकसभा। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आपको स्टेट में बिल लेके आना है तो उससे रिलेटेड बातें 196 में है। 197 दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल। तो मनी बिल के अलावा अगर कोई भी बात है तो 197 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 198 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, और 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, और 200 आर्टिकल आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एसेंट ऑफ बिल। तो ये गवर्नर और इनसे रिलेटेड आप जानते हो एसेंट ऑफ बिल, तो ये फिलहाल आई थिंक चर्चा में भी था साउथ के एक स्टेट में। तो 200 जो आर्टिकल है एसेंट टू बिल्स। 201 आर्टिकल बिल्स रिजर्व फॉर रिकंसिडरेशन, अगर कंसिडर के लिए रख लिया तो वहां पे गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। तो 201 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर इन फाइनल मैटर, इसमें 202 आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेट की है वो 202, और वैसे हमने देखी थी 112 दैट इज बजट। 203 आर्टिकल दैट इज प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, और एप्रोप्रिएशन बिल हमारा 114 और यहाँ पे 204। 205 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, तो जो एक्सेस ग्रांट है जो स्टेट अपने लिए जो अलग से खर्चा अगर 2 महीने में होने चाहता है तो उसके लिए आप यहाँ पे बात करोगे। 206 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। 207 दैट इज स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। नेक्स्ट पार्ट जिसमें बात की गई है प्रोसीजर जनरली, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन देख रहे हैं हम। 208 रूल ऑफ प्रोसीजर। 209 में रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। 210 दैट इज लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे जो हमने पार्लियामेंट की लैंग्वेज देखी थी वो किस आर्टिकल में थी। 211 दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, कि कुछ एक रेस्ट्रिक्शन है उसकी बात हम 211 में करेंगे। 212 दैट इज कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीजर या फिर प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, तो कोर्ट यहाँ पे इंक्वायर नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पे की गई थी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, तो 213 इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इसका उल्टा कर दो आप, जो 2 है उसको आगे लेके जाओ और 1 को सबसे पहले 1, 2, 3 उसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू करता है, और ये 213 और 312 दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इन तीनों को आप पैरेलली याद रख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हाई कोर्ट इन द स्टेट, तो जैसे हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
आई थिंक 124। तो 214 आर्टिकल है यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे बात की गई थी कि एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है और एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। फिलहाल 25 हाई कोर्ट हमारे पास। और ऐसा स्टेट जहाँ पे जो यूटी है, जहाँ पे लेजिस्लेचर असेंबली भी है और खुद का हाई कोर्ट, दैट इज दिल्ली। 215 दैट इज हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और जो रिट्स की पावर होती हैं वो ज़्यादा वाइडर होती हैं हमारी हाई कोर्ट के एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है ओनली फंडामेंटल राइट और बाकी राइट्स में आपका सुप्रीम जो हाई कोर्ट है स्टेट में। 216 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो इनका जज होता है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या गवर्नर करता है फिर प्रेसिडेंट। 217 दैट इज अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। 218 आर्टिकल दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ए सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। कि जो कुछ एक जैसे हम जानते हैं कुछ एक रिट होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले सकता है। तो कौन सी रिट आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कई बार जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग नेचर किसका होता है ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का किस पे रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। इस तरह से हायरार्की रहती है। 219 दैट इज ओथ और अफर्मेशन बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो ओथ लेगा ये। 220 जो आर्टिकल है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज। तो एक जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सैलरीज ये हमारा 221 आर्टिकल। 222 that is transfer of judge from one high court to another. 223 that is appointment of acting chief justice. 224 that is appointment of additional chief justice, additional acting justice, sorry. 224A that is appointment of retired judge as sitting of high court. 225 that is jurisdiction of existing high court. और 226 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है वो रिट्स जारी करता है। 226 और 5 टाइप की रिट्स होती हैं जो कि जैसे मैंडेमस जिसमें हम कमांड देते हैं, सर्टियरी, क्यू वारंटो एंड एक और आपकी प्रोहिबिशन, एक और थी हबीब कॉर्पस। तो ये सारी की सारी। और कौन सी आपकी सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट होती है और कौन सी एज वेल एज स्टेट के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 227 आर्टिकल दैट इज पावर ऑफ सुप्रीडेंट ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। 228 आर्टिकल बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। 229 दैट इज ऑफिसर एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। 230 दैट इज एक्सपेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज। और 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट। जैसे कि हम जाने कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किसके अकॉर्डिंग बना है, 231। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट होती है हमारी उसके लिए आर्टिकल है 233 से लेकर 237। 233 आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। 233A में वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। 234 that is recruitment of a person other than district judge to the judicial services. और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात भी हमारी थी लेकिन अभी तक उस पर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मना कर दिया। 235 that is control over subordinate courts. 236 interpretation. 237 application of the provision of this chapter to certain class or classes of the मैजिस्ट्रेट। तो आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार 2x की स्पीड पे देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। देन जो हमारा पार्ट 7 था, द स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो इसको रिपेल कर दिया गया था। और यहाँ पे अब पार्ट 8, तो फिलहाल कितने हैं हमारे, तो जैसे ऐड किए गए थे और बाद में कुछ एक को रिमूव, तो उस हिसाब से 25 पार्ट। पार्ट 8 इसमें है यूनियन टेरिटरीज। तो आपसे इतना आपने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर पार्ट में कंफ्यूज हो गए तो आपका वो नंबर भी जाएगा और पॉइंट आपका अलग से भी डिडक्ट होगा 0.33। तो 239 आर्टिकल दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज।
239 में हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ ए लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर बोथ और सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। 239 ए दैट इज स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे ए नहीं है, डबल ए में बात की गई है। 239 बी दैट इज प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। तो अगर हम बात करें स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल हम कहते हैं या फिर इमरजेंसी दैट इज 356 के अकॉर्डिंग जो लगती है, इंटरनल इमरजेंसी जिसे कहते थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर से लगती है, तो यहाँ पे 239 ए बी में बात की गई है। 239 बी दैट इज पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टू प्रोमुगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। 240 दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक सर्टेन regulations for union territories। 241 हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। अब हम थोड़ा सा इससे 241 में एक चीज हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखें 124 दैट इज आपका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 214 हाई कोर्ट इन द स्टेट और 241 4 को पहले लेके आए, 1 को बाद में, तो हाई कोर्ट। तो पैरेलली कुछ एक ट्रिक है, बस आगे पीछे करके आप याद कर सकते हो। देन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन हर बार आता चाहे तो आपका कमेटीज से पूछो, दैट इज पार्ट 9 ऑफ द पंचायत। और पार्ट 9 कौन से अमेंडमेंट से जो ऐड किया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं पंचायत। तो अब देखते हैं पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पंचायत। तो पार्ट 9 में 243 आर्टिकल से लेके 243 ओ। तो इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कितने आर्टिकल होते हैं 243 से लेके 243 ओ। इसमें अगर पर्टिकुलरली देखें तो 243 में डेफिनेशन दी हुई कि ग्राम सभा हम किसे कहेंगे, एक विलेज में जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर 500 से ज़्यादा जो लोग होते हैं उसको एक ग्राम पंचायत बोलते हैं, और सभी लोग मिलके उसको ग्राम सभा बनाते हैं। और जो वोटिंग एज है वो 18+, और जो कंटेस्ट हम कर सकते हैं ग्राम सभा के इलेक्शन के लिए वो है 21 ईयर ऑफ एज। 243 ए में दिया हुआ कि ग्राम सभा। 243 बी दैट इज पंचायत किसे कहते हैं, तो 500 लोग अगर होंगे तो उसको पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। सी में कंपोजिशन, डी में रिजर्वेशन, ई में ड्यूरेशन 5 ईयर, सेम एज इट इज जो हमारा अगर वैकेंट होती है तो 6 महीने के लिए इलेक्शन, अगर 6 महीने से कम है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 243 एफ दैट इज डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे अगर आपने राइट टू रिकॉल भी है, कोई भी 66% अगर लोग लिखित में देंगे तो बाद में उसको रिकॉल किया जा सकता है दोबारा से उसको। जी में बात दी गई है कि पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। आई में, एच में दिया हुआ है टैक्स वगैरह ग्राम पंचायत लगा सकती है। और 243 आई कंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो जो ग्राम सभा के लिए जो एक इलेक्शन कमीशन है, कौन इसकी इलेक्शन करवाएगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो फंड्स हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से आएंगे। जे में ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। के दैट इज इलेक्शंस टू द पंचायत। एल में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। एम में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं कुछ एक स्टेट, तो वहाँ पे अलग से इसके लिए प्रोविजन है। या फिर पंचायती जो एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट है 1996 का, उसके अकॉर्डिंग। और जो एन है 243 एन दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। और 243 ओ बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। और जो पंचायत है 73rd अमेंडमेंट से कौन सी कमेटी ने इसके लिए रेकमेंड किया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब अगर हम देखें ये नया पार्ट ऐड किया गया था जो पार्ट 9A दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पी से लेके 243 पी ओ तक तो पंचायत में थे, अब यहाँ पे पी से लेके ZG। तो इसको आप डिटेल में मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक थोड़ा बहुत इसकी रीडिंग मारो तो देख सकते हो। पी में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, क्यू में म्यूनिसिपैलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कंपोजिशन, देन उसी ऑर्डर में यहाँ पे बात की गई है। जैसे आर में कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, एस में दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, टी में यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई, वहां पे डी में की गई थी, यू में ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, वी में डिस्क्वालीफाई, डब्ल्यू में पावर,
एक्स में दैट इज पावर टू इम्पोज टैक्सेज, वाई में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है और इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के लिए बिल्कुल सेम है। जेड में यहाँ पे ऑडिट ऑफ अकाउंट, ई में इलेक्शंस, जेड ए में इलेक्शंस थे, जेड बी में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, जेड सी कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जेड डी दैट इज कमेटी टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, जेड एफ दैट इज कंटिन्यूएशन टू द एग्जिस्टिंग लॉ और जेड जी वही बार टू इंटरफेयर। पार्ट 9 बी ऐड क्यों किया गया था, ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस है उसको दिलाने के लिए। तो यहाँ पे जेड एच से शुरू हो जाता है और जेड टी तक चलता है। तो अगर पूछ सकता है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आंसर होगा यस। कौन सा एक्ट था वो हम आगे देखेंगे। जेड एच में डेफिनेशन है, जेड आई दैट इज इनकॉर्पोरेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जेड जे दैट इज नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर, जेड के दैट इज इलेक्शन ऑफ बोर्ड, एल में बात की गई है सप्रेशन की, जेड एम ऑडिट ऑफ अकाउंट, एन में कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, जेड ओ दैट इज राइट ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, जेड पी में रिटर्न्स, जेड क्यू दैट इज ऑफेंस एंड पेनल्टीज, जेड आर यहाँ पे एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अर्बन की हैं तो उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, और अगर यहाँ पे हैं तो इसको नाबार्ड, रूरल में है तो। और जेड एस एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, जेड टी दैट इज कंस्टिट्यूशन टू एग्जिस्टिंग लॉ। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ये कौन से हमारे पार्ट में है, पार्ट 10। आर्टिकल अगर पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 244 और 244A। 244 में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। 244A दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ। तो इन दोनों की बात यहाँ पे 244A में की गई है। देन 11 जो पार्ट है इसमें है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें अगर हम बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 245 आर्टिकल एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मोस्टली कौन से लॉ ज्यादा हमारे अगर कहें तो ओवरराइड करते हैं, पार्लियामेंट के लॉ। पार्लियामेंट हमारी यूनियन के रिगार्डिंग में बनाता है और ये स्टेट के रिगार्डिंग में। 246 दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 247 दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट। तो 247 में ये बात की गई है। 248 ये क्वेश्चन आ सकता है, रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। 249 दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो 249 और 248 दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट मैटर में, और वो कंडीशन होती है 5 टाइप की, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। 250 दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो पहली कंडीशन तो यहीं पे आ गई है। 251A inconsistency between law made by the parliament under article 249 and 250 and law made by the legislature of the state. 252 that is power of parliament to legislate for 2 or more state and consent adoption of such legislation by state. तो second condition आपकी यहाँ आ गई है। 253 legislation for giving effect to international agreement. next condition ये है 254 inconsistency between state law made by the parliament and made by state legislature. 255 that is requirement as to recommendation and previous sanction to be regarded as matter of the procedure. next chapter है administrative relation। वो हमारे legislature के थे, administrature के। 256 obligation of state and the union। तो 256 article। 257 control of the union over state in certain cases। 258 that is power of the union to confer power on state in certain cases। 258A power of a state to entrust function to the union। 260 jurisdiction of the union in relation to territories outside India। 261 that is public act। dispute इससे क्वेश्चन आ सकता है 262 that is dispute relating to water of interstate river। जो हरियाणा में
और पंजाब के बीच में एक डिस्प्यूट है। कौन सी रिवर को लेके है आपको शायद पता होगा, सतलुज यमुना लिंक को लेके। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स 263 दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात यहाँ पे की गई है। अब आता है हमारा पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट 12 जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेशन रखता है। तो अब हम डिटेल में इसको देखेंगे। फाइनेंस, तो हमारे पार्ट 12 में फाइनेंस का जिक्र है। 264 आर्टिकल दैट इज इंटरप्रिटेशन। 265 टैक्सेज नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। और 266 कंसोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट। और 267 कंटीजेंसी फंड। तो 266 और 267 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो सैलरी वगैरह है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका यहीं से आता है। अब देखते हैं 268 आर्टिकल दैट इज ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो ये जीएसटी या फिर अलग अलग जो टैक्सेज हैं उनसे रिलेटेड है। 269 दैट इज टैक्सेज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड बाय द स्टेट। 270 दैट इज टैक्सेड लिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो ये आप याद रखना 270 इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। 271 सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ द यूनियन। 273 दैट इज ग्रांट इन ल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। तो अगर आपका जूट आज के टाइम में करंट अफेयर में कोई ऐसी जूट की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो उससे रिलेट करके आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता कि ग्रांट इन ल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट। और जूट ऐसी क्रॉप है जिसका जिक्र भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कौन सी क्रॉप है, जूट। 274 प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग द टैक्सेशन in which state are interested। 275 grants from the union to certain state। तो 275 बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, grants by the union। 276 that is taxes on profession, trades, calling and employment। 277 that is savings। 279 calculation of net proceed। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन दैट इज 280 आर्टिकल। 281 में बात है रिकमेंडेशन जो ये देगा वो 281 के अकॉर्डिंग देगा। 282 दैट इज एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू। 283 में बात की गई कस्टडी की, आपकी कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी एंड द मनीज क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट्स। 284 दैट इज कस्टडी ऑफ सूटर्स एंड डिपॉजिट एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट्स। 285 एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। तो कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे जो स्टेट है वो टैक्स नहीं लगा सकता। 286 रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। और 287 एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 288 में एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेज। तो आपको एक आइडिया से रखना 282 से लेके और हमारा 289 तक एग्जाम्पशंस की बात चल रही है। 289 दैट इज एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम ए सर्टेन टैक्सेशन, यूनियन टैक्सेशन। दैट इज 290 एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज एंड पेंशंस। 298 जो 90A है वो ऐड किया गया था एनुअल पेमेंट टू सर्टेन दिवसम फंड्स। देन नेक्स्ट चैप्टर बोरोइंग के बारे में है। तो बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 292 के अकॉर्डिंग करेगा और हमारा अगर स्टेट अगर बोरोइंग करता है तो 293। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन एंड सूट्स। 294 सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट, right, liabilities and obligation in certain cases। 295 that is property, asset, liabilities in other cases। 296 में बात की गई है प्रॉपर्टी एक्वायर बाय स्टेट और लैप्स और बोना वैक्टिना। 297 ये थिंग्स ऑफ वैल्यू विद टेरिटोरियल एंड कंटिनेंटल सेल्फ, जिस पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत है, मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। 298 that is power to carry on trade। 299 that is contract। और 300 जो आर्टिकल है सूट्स एंड प्रोसीडिंग। अब आएगा राइट टू प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? 44th अमेंडमेंट 1978।
कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? 300A। कौन सा चैप्टर इसमें? 4th चैप्टर। और कौन सा आर्टिकल डिलीट किया गया था? 31। अब आएगा ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 301 आर्टिकल है, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में। जो 302 आर्टिकल है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कुछ एक सर्टेन केसेज में अगर इमरजेंसी है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर सेफ जरूरी है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। 303 दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज 304 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट। तो आप एक आइडिया रखना कि 301 से लेकर 7 के बीच में ट्रेड की बात की गई है। द नेक्स्ट आर्टिकल 305 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉ प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। ठीक है, मोनोपोलीज की बारे में बात की गई 305। और 306 आर्टिकल दैट इज डिलीटेड 306 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट ऑफ पर्पज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। नेक्स्ट हमारा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड यूनियन। तो इसमें बेसिकली 308 से लेके 300 जो 23 है वहां तक इसका जिक्र है। 308 इंटरप्रिटेशन, 309 जो आर्टिकल है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए पर्सन अमंग द यूनियन और ए स्टेट। तो आप जिसकी रिक्रूटमेंट होगी 309 के अकॉर्डिंग। 310 टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ ए पर्सन सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट। तो टेन्योर की बात 310 में, तो ऐसे याद रखो कि 10 टेन्योर। 311 डिसमिस या फिर रिमूवल, ये यहाँ पे होगा 311। और 312 दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। और ऑल इंडिया सर्विसेज में अपर हेड किसका होता है? अगर हम कह सकते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज लेके आ सकती है। 312A पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द सर्टेन सर्विसेज। 313 दैट इज ट्रांजिशनल प्रोविजन। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 315 जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और द स्टेट। 315 आर्टिकल, और इसमें इसके जो मेंबर हैं, जो आपके अगर हम कहें यूपीएससी का चेयरमैन है या फिर यूपीएससी के मेंबर है, तो उनकी अपॉइंटमेंट 316 के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आर्टिकल अपॉइंटमेंट के आगे रिमूवल 317। देन 318 आर्टिकल दैट इज पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए मेंबर एंड स्टाफ। तो उनकी पावर यहां से आती है। 319 आर्टिकल प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर और सीजिंग टू बी सच मेंबर। 320 दैट इज फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो रिक्रूटमेंट की सर्विस होती है, इनका जो काम है मेरिट बेसिस, या फिर यूपीएससी को क्या कहेंगे, वॉचडॉग ऑफ मेरिट बेसिस। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 22 आर्टिकल एक्सपेंसेज ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कहां से आएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। रिपोर्ट्स 323 आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देगा ये हमारी सरकार को। और डायरेक्ट एक हमारी एनएचआरसी और स्टेट हेल्थ जो उसकी डायरेक्ट जाती है, बाद में डिस्कस करेंगे। देन ट्राइब्यूनल्स, हमारा जो पार्ट 14A है, आप याद रखना जो पार्ट 14 था उसमें बात थी स्टेट सर्विसेज की, सॉरी जो सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन जो हमने पढ़ा था, और उससे पहले जो 13 था उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये है 14A ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 323A, और B में ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। अब आता हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पार्ट 15। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विद रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन फॉर द पीपल बाय द पीपल किसका जिक्र है? अगर इलेक्शन होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो 15 आर्टिकल इसमें बात, जो 15 पार्ट इसमें बात करता है। और आर्टिकल कौन से हैं? 324 से लेके 329। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ जी, तो पार्ट 15 में हमारा इलेक्शंस। तो आर्टिकल 324 दैट इज सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, कि जो इलेक्शन करवाने की पावर है वो इलेक्शन कमीशन में रहेगी। और इंडिया का इलेक्शन कमीशन किस किस की इलेक्शन करवाता है?
आपकी दो बॉडीज को छोड़ के, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको छोड़ के जो हमारे एमपी एमएलए हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सारे जो इलेक्शन होंगे आपके इलेक्शन कमीशन करवाएगा। वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक नॉमिनल होता है, मतलब इन द सेंस कि वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता। 325 यहाँ पे नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर कंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट या फिर इनएलिजिबल नहीं कर सकते इन बेसिस पे। 326 दैट इज इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो इलेक्शन कमीशन हमारा 324, और कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? एडल्ट सफरेज अबव 21 एज, 18 एज, पहले 21 था, मतलब 326 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आई थिंक वो 21 में उसके साथ मिसमैच कर गया कि पंचायती राज में आप 21 पे इलेक्शन लड़ सकते हो। 327 दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन लेजिस्लेचर। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। 328 दैट इज पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर। तो हमारे स्टेट के कंटेक्स्ट में कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, और इंडिया के कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट। 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन एन इलेक्टोरल मैटर। अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 16, ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। इसमें बेसिकली आपकी एंग्लो इंडियन या फिर SC ST BC इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे 330 आर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल हम कौन से हाउस को कहेंगे? लोकसभा या फिर राज्यसभा? आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर देंगे। 331 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। 332 के अकॉर्डिंग जाता है वो। 333 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, वहां पे SC ST का है, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 334 दैट इज रिजर्वेशन ऑफ ए सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 50 ईयर, ये उस टाइम पे प्रोविजन बनाया गया था। 335 दैट इज क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट। तो जो आपको रिजर्वेशन हम कह सकते हैं मिलता है, वो इसके अकॉर्डिंग बनता है, सर्विसेज में। और 336 दैट इज स्पेशल प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियन इन सर्टेन सर्विसेज। 337 और एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा का 12 सीट थी, आई थिंक उसको हटा दिया गया है। 12 या 2 में कंफ्यूजन हो, 2 किसके लिए थी? जो प्रेसिडेंट आई थिंक 2 सीट थी, उसको हटा दिया गया। 337 दैट इज स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स इन बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 338 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इसमें ए अगर हम ऐड करें 338A तो शेड्यूल ट्राइब, बी में बैकवर्ड क्लासेज, पहले इनके लिए एक बोर्ड था। 339 दैट इज कंट्रोल ऑफ द यूनियन और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। 340 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज। 341 इसमें शेड्यूल कास्ट बताया गया, क्या होती है शेड्यूल कास्ट। 342 दैट इज शेड्यूल ट्राइब, और 342A सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज SEBC। अब अगर हम देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हमारे पार्ट 17 में है, तो इसके लिए जो लैंग्वेज ऑफ यूनियन, इसमें 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो बेसिकली हमारी हिंदी हम कह सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर लॉ है तो वो हमें इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा, तो जुडिशरी है वो इंग्लिश में ही चलेगी। 344 कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पार्लियामेंट एक कमीशन बना सकती है। 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यूनियन की 343 और स्टेट की 345। 346 आर्टिकल दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ए कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड अदर स्टेट, या फिर यूनियन के साथ अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो इंग्लिश यूज करेंगे। 347 और ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि क्यों ना हम
इसमें जो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि कौन सा कम्युनिकेशन करे, तो क्यों ना हिंदी इसको अडोप्ट किया जाए। तो ये आर्टिकल आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो 346 आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 347 दैट इज स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। अब अगर हम देखें लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो 348 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट फॉर एक्ट एंड बिल्स शुड बी इंग्लिश। और आपकी जो 22 लैंग्वेज है हमारे शेड्यूल 8 में, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो हाई कोर्ट है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आई थिंक इंग्लिश में ही रहेगी। 349 दैट इज स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। तो जो लॉ बनेंगे वो 349 के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब जो 350 आर्टिकल है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर द रीएड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेज। 350A दैट इज फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। बेसिकली ये मदर टंग को प्रमोट करने के लिए होता है। 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और ये एक ऐसा ऑफिसर है हमारे पूरे जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट की हैंड एंड सील में नहीं रहता कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 351 दैट इज डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो 351 में है और 350A में है मदर टंग। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। तो 352 से लेके 360 में हमारी इमरजेंसी प्रोविजन रहते हैं। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये बेसिकली एक्सटर्नल जो इमरजेंसी है या फिर जो वॉर वगैरह होता है एक्सटर्नल टाइम पे, जो फिलहाल रसिया यूक्रेन का था, तो ऐसी सिचुएशन में 352। 353 इफेक्ट क्या रहेगा, आपका जो पार्लियामेंट चाहेगी वो लॉज बना सकती है और अपना जो बिल पास करवा के एक साल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकती है। 354 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू while a proclamation of emergency is in operation. 355 that is duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbances. 356 जो कि हम स्टेट में इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर या फिर प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये गवर्नर लगाता है, इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। 357 दैट इज एक्सरसाइज of legislative power under proclamation issued under article 356. 358 that is suspension of provision of article 19. तो ये 358 अकॉर्डिंग एज इट इज मतलब उसी टाइम सस्पेंड हो जाता है, इसका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। ये हमारा जो आर्टिकल है ये खत्म नहीं होता, इसका जो एनफोर्समेंट है वही खत्म होता है। 359 और आर्टिकल 19 में आई थिंक स्पीच आपने जो देखा 6 टाइप की फ्रीडम ऑफ स्पीच। 359 दैट इज सस्पेंशन ऑफ द इन्फॉर्मेंस ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3। और 360 में प्रोविजन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में आज तक नहीं लगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा दैट इज पार्ट 19, इसमें 361 आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख। 361A that is protection of publication of proceeding of parliament and state legislature. 361B disqualification for appointment on remunerative political post. 363 that is bar to interference by a court in dispute arising out of certain treaties agreement. 363A that is recognition granted to ruler of Indian states to seize and privy to परसेजेज टू बी एबोलिस्ड। ये बेसिकली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस इनका थोड़ा बहुत आइडिया आप रखो कि 361 से लेके 367। नेक्स्ट 364 स्पेशल प्रोविजन एज टू मेजर पार्ट एंड एरोडोम्स। 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। 366 डेफिनेशन। 367 दैट इज इंटरप्रिटेशन। पार्ट 20 ये बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें 368 में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट दैट इज टेम्पोरेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। इसमें 369 टेम्पोरेरी पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू द सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इफ दे वर
मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट, उन्हीं पे बनाएगा जो आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, उन पे भी बना सकता है। वो 5 कंडीशन हम आपको बाद में बताएंगे, जहाँ पे अगर स्टेट में इमरजेंसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, और 3 कंडीशन हमने उसी टाइम डिस्कस की थी। 370 दैट इज टेम्पोररी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, इसको रिमूव कर दिया गया है। 371 ये स्पेशल प्रोविजन है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अब जो 371 से लेके इतने जो स्टेट हैं इनका स्पेशल स्टेटस हम देखेंगे। 371 इसमें महाराष्ट्र गुजरात, ए में है नागालैंड, बी में है आसाम, सी में मणिपुर, डी में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, ई में है आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिशमेंट करना, एफ में है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट सिक्किम, जी में है मिजोरम, एच में है अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा। तो आई में गोवा मतलब मैं गोवा जाऊँ, इस टाइप से आप ट्रिक बना के याद रख सकते। बेसिकली इसमें आप स्टेट का नाम याद रखो, वो बहुत है। 372 कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन देयर अडेप्टेशन। 372A that is power of president to adopt laws. 373 that is power of president to make law in order to respect of a person under preventive detention. तो 373 के अकॉर्डिंग बनेंगे। 374 की अगर हम बात करें तो प्रोविजन एज टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टी इन द काउंसिल। 375 that is court authorities and officers to continue to function to the provision of the constitution. 376 that is provision as to judge of the high court. तो जज अगर हाई कोर्ट का है तो उसके प्रोविजन 376 में है। कैग के प्रोविजन कहाँ पे है? 377। कैग के लिए आर्टिकल 148। 378 that is provision as public service commission. 378A that is provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly. 392 that is power of president to remove difficulties. And the last part that is part number 22 short titles commencement authorities text in Hindi and repeals. तो 393 short title, 394 commencement और 394A authorities टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। और लास्ट में क्या लिखा गया है? द अनमेंशन्ड आर्टिकल आर रिपील्ड। अब अगर हम देखें जो शेड्यूल है हमारे, कितने शेड्यूल है फिलहाल? 12। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उस टाइम कितने शेड्यूल थे? आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है स्टेट्स के बारे में, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। सेकंड जो हमारा दूसरा शेड्यूल है इसमें बात की गई है प्रोविजन एज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन काउंसिल या फिर डिप्टी स्पीकर, इन सब की सैलरी के बारे में, ठीक है, जो जज सुप्रीम कोर्ट के, जज हाई कोर्ट के और कैग के बारे में। थर्ड में ओथ, इसको आप कैसे याद रखोगे? SO। एस किस में है? सेकंड शेड्यूल में। O नेक्स्ट में, थर्ड में ओथ्स। फोर्थ में एलोकेशन इन द सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो राज्यसभा सीट के बारे में शेड्यूल फोर्थ। शेड्यूल फिफ्थ, इसमें हम बात करेंगे प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया SC और ST के बारे में। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, सॉरी SC नहीं, तो ये कॉमन दिया गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन उनका बताया गया है, उनके शेड्यूल एरिया बताया गया है और उनका अमेंडमेंट किस टाइप से कर सकते हैं। और सिक्स्थ में बात की गई स्पेशल स्टेट्स, जो हमारे 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट में 7th शेड्यूल दैट इज हमारी लिस्ट के बारे में बात किया गया है। यूनियन लिस्ट के कितने फंक्शन है? 97 मैटर। स्टेट लिस्ट के 66 और कंकरेंट में 47। यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाएगा, स्टेट में स्टेट और कंकरेंट में दोनों। और ओवरराइड कौन करेगा? हमारा यूनियन। और अगर प्रेसिडेंट की कोई भी उसमें रिटन परमिशन है तो हमारा स्टेट ओवरराइड कर सकता है।
शेड्यूल 8 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, इसमें इंग्लिश नहीं है। और जो हमारे अवार्ड दिए जाते हैं वो 22+2 इंग्लिश, जो लिटरेचर के अवार्ड हैं 22+2 में दिए जाते हैं, इंग्लिश प्लस राजस्थानी। 9th शेड्यूल दैट इज वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशन, इसको हम जो हमारा लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड एक्ट भी कह सकते हैं। शेड्यूल 10th प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन 10th में। 11th में पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इसमें 29 मैटर है। और 12th में पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, इसमें 18 मैटर है, पंचायत में 29। अब अगर हम देखें तो जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो पोर्टफोलियो दिए गए थे, जो आज के टाइम में हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू थे एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था होम अफेयर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके पास इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मिथाई इनके पास इंडस्ट्री एंड सप्लाईज, जगजीवन राम इनके पास लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, CH बाबा इनके पास वर्क्स एंड माइंस एंड द पावर, लियाकत अली खान ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, फाइनेंस, अब्दुल राब निस्तर इनके पास पोस्ट एंड एयर, आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, श्री राजगोपालाचारी जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी था तो इनके पास एजुकेशन एंड आर्ट, आई चुंद्रीगर इनके पास कॉमर्स, और गजनफर अली खान इनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट, और जोगिंदर नाथ मंडल इनके पास लॉ। और पहला जो इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ मिनिस्टर किसे कहेंगे हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगर हम देखें जो कमेटीज थी वो हमने शायद शुरू में ही देख ली थी, अब हम देखेंगे जो जितनी भी स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, और जो हमारा नेशनल एंथम है ये कब, इसमें टोटल 52 सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर जी 1911 में भी इसको गाया था, और 26 जनवरी 1950 इसको कमेंसमेंट की गई थी या फिर अडॉप्ट किया गया था। इसी डेट को हमने नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट की पोस्ट। अब अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा स्टेट वाइज आपसे इतना यूपीएससी में नहीं पूछेगा, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे जो मेन अमेंडमेंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी। तो पहला अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में। आप स्टेट जो डेट है वो याद मत रखो, लेकिन ईयर जरूर याद रखो। ये किसके रिगार्डिंग था, ये आपका 9th शेड्यूल इससे ऐड किया गया था। तो इसमें क्या बेसिकली स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, द 9th शेड्यूल वाज एडेड। तो इसमें दो बातें की गई थी। सेकेंड शेड्यूल in 1956 necessitated on the necessary on the account of reorganization of state on linguistic basis, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था 1956 का, इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वो 1953 का एक्ट था। 8th अमेंडमेंट SC/ST इनसे रिगार्डिंग, तो एक्सटेंड स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर SC/ST एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो 1960 से लेकर 1970 तक। 9th अमेंडमेंट दैट इज 1960 में हुआ था, ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरीज टू पाकिस्तान, जो एग्रीमेंट था 1958 का। 10th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी। 12th अमेंडमेंट 1961 दैट इज गोवा और दमन दीव को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। 13th अमेंडमेंट 1963 क्रिएटेड नागालैंड, नागालैंड हमारा 13th अमेंडमेंट एक्ट से बना है। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि 1963 इसमें पौंडीचेरी, करिएक्कल, यमन एंड माहे द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, उसमें उसको मिला लिया गया था। पंजाब 18th अमेंडमेंट एक्ट, पंजाब और हरियाणा बने थे और चंडीगढ़ को यूटी बनाया था 1966 में। 21st अमेंडमेंट दैट इज सिंधी एज द 15th रीजनल लैंग्वेज, और जो हमारा आई थिंक शुरू में थी 14 रीजनल लैंग्वेजेस। 22 अमेंडमेंट दैट इज 1969
created sub-state of Meghalaya within the Assam. 23rd Amendment 1970 का extend the reservation of the seat for SC/ST and nomination of Anglo-Indian for a further 10 year 1980 तक. 26th Amendment 1971 abolished the title and special privilege of former ruler of the princely state. 1971 में किया गया था 26th Amendment से. 27th Amendment 1971 that is Manipur Tripura as state and Mizoram and Arunachal Pradesh as UT. 31st Amendment 1973 increased the elective strength of the Lok Sabha from 525 to 545. Upper limit of representative of state went from 500 to 525. 36th Amendment 1975 that is made Sikkim a state. 38 में हमने बात की थी provided that the president can make a declaration of emergency and the promulgation of the ordinance by president, governor and the administrative head of the UTs would be final and could not be challenged in any court. It also authorized the president to declare different kind of emergencies. 1975 का जो amendment है 39th placed beyond challenge in the court the election of the parliament of a person holding the office of PM और हमारा speaker and election of the president and prime minister. 42nd amendment 1977 provided supremacy of the parliament and gave primacy to directive principles over fundamental rights. It also added 10 fundamental duties. तो 1978 का आर्टिकल इसको बोला जाता है 1976 सॉरी यहाँ पे कुछ एक थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को भी इनमें. 44th अमेंडमेंट यहाँ पे इसको 97 बाकी ये भी हो सकता है कि उस डेट से ये शुरू हुए थे. तो 44th है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था और आर्म्ड रिबेलियन को right to property was deleted from part 3 and article 352 was amended to provide armed rebellion as one of the circumstances for the emergency हम डिक्लेयर कर सकते हैं. और जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट इसी में हुए. अब अगर हम देखें तो 45th अमेंडमेंट 1980 रिजर्वेशन को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. 52nd अमेंडमेंट 1985 that is added 10th schedule anti-defection. 53rd amendment Mizoram made a state 1987 में. 1955 that is confirmed to Arunachal Pradesh. 1987 में 56th amendment transition provision to enable formation of a Goa 56th amendment से 1987. और 61st अमेंडमेंट जो वोटिंग एज थी उसको कम कर दिया गया था 21 से 18. अमेंडमेंट 1989 रिजर्वेशन को 2000 तक बढ़ा दिया गया था. 71st अमेंडमेंट 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली एंड इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8. 73rd जो पंचायती राज और इनका टेन्योर 5 ईयर. 74th नगरपालिका बिल जो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज या फिर यूएलबी. 82nd अमेंडमेंट 2000 दैट इज परमिट रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अदर क्राइटेरिया रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ द SC/ST कैंडिडेट्स. तो 82nd अमेंडमेंट ऑफ 2000 दैट इज परमिट रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ये हमने देख लिया. 84th दैट इज एक्सटेंड फ्रीज ऑफ लोकसभा 2026 तक. तो ये 84वां अमेंडमेंट था. 2026 के बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी. 87th अमेंडमेंट 2003 दैट इज मेक द 2001 जो सेंसस है उसी की बेसिस पे हम करेंगे. और डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोअर हाउस पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. 91st अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन से पहले भी आया था जो हमारा 1952 का आर्टिकल है. और इसमें क्या किया गया था कि जो 15% हमारी सीटें हैं उन्हीं पे मिनिस्टर या फिर जो टोटल सीट का जो नंबर है उसका 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं और दिल्ली के कंटेक्स्ट में 10%. अब हम देखें 92nd अमेंडमेंट 2004
तो बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोगरी एडेड इन द 8th शेड्यूल। 93rd अमेंडमेंट दैट इज 2006 इनेबल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी का, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। 93rd 94th अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर ट्राइबल वेलफेयर, इसके लिए था छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। 95th अमेंडमेंट 2010 का SC/ST में लोकसभा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है 60 ईयर और 70 ईयर, इसमें क्या बात की गई थी, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 60 ईयर टू 70 ईयर, 10 साल और बढ़ा दिया गया था। 96th अमेंडमेंट लास्ट जो 2011 में ऐड की गई थी, ओडिया फॉर उड़िया, इसको किया गया था। 97th 2012 दैट इज द एडिड वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफ्टर द वर्ड ऑफ द यूनियन इन द आर्टिकल 19 एंड इंसर्टेड आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B इन द पार्ट 9 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। 98th अमेंडमेंट जो है 2003 का, टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप टू डेवलप द हैदराबाद कर्नाटक रीजन। 99th अमेंडमेंट 2015 द अमेंडमेंट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये आ सकता है 99th अमेंडमेंट। 100th जो अमेंडमेंट है इसमें एक्सचेंज ऑफ सर्टेन इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ द सिटीजन राइट्स टू रिजाइड ऑफ द इनक्लेव कंसिक्वेंट टू साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो नेक्स्ट है 101st, तो जीएसटी के लिए 2016 का 102 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था एनबीसी को, नेशनल जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसको। 103 जो आर्टिकल है इसमें ईडब्ल्यूएस 103 जो अमेंडमेंट है 2019 का। 104 जो है इसमें एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ SC/ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 ईयर टू 80 ईयर और 10 साल का। रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी लोकसभा में उसको हटा दिया गया। 105th अमेंडमेंट 2021 का, रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज। तो दैट्स इट। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है ये आप देख सकते हैं, इस सारे के सारे हमने जैसे 2019 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ट्रिपल तलाक 2019 का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर का 370, दादर नागर हवेली इसको लास्ट टेरिटरी बनाया गया था लास्ट टाइम, मर्जर ऑफ द टेरिटरीज। टू द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट 2019 का, और फिलहाल 33। सो दैट्स इट। इसी के साथ जो आपका पूरा का पूरा चार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपने कंप्लीट कर लिया। तो इसको 2 से 3 बार देखो, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब हम करेंगे हिस्ट्री का जो चार्ट है उसका क्विक रिवीजन। धन्यवाद।